हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड ये है हमारा 46 लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज के लेक्चर में हम फिर से करेंगे कुछ और एमसीक्यू, कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 100 एमसीक्यू इस सब्जेक्ट, ये जो पॉम का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, इस पर मैं कम से कम 100 एमसीक्यू तो कराऊंगी। तो आजकल बस मैं उसी पर लगी हुई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि अपना जो टारगेट है इसे मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला सब्जेक्ट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, एक बात और है, वेदर चेंज के कारण मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मेरी इसी आवाज के साथ आज मैनेज करना होगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अथॉरिटी इज, अथॉरिटी क्या होती है? राइट टू डू समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग, डिराइव फ्रॉम मेनी सोर्सेज, नॉट विजिबल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ठीक है, अथॉरिटी क्या होती है, दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अथॉरिटी के बारे में। देखिए, अथॉरिटी का हिंदी में मतलब होता है अथॉरिटी, अधिकार। अथॉरिटी मतलब क्या होता है? अधिकार। मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर्स, यानी ऑर्डर करने का जो अधिकार है, राइट है। राइट टू डू समथिंग, यानी कुछ करने का जो राइट है, अधिकार है, दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। ठीक है। और ये जो अथॉरिटी वर्ड है, ये जो अथॉरिटी का जो प्रिंसिपल है, ये आपने कहाँ पढ़ा था? याद करिए, अथॉरिटी का प्रिंसिपल किसने दिया था? आपने हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स थे वो पढ़े होंगे, जिसमें हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, जिसमें अथॉरिटी वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल, जिसमें अथॉरिटी एक प्रिंसिपल था। याद आ रहा है? तो अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज द राइट टू डू समथिंग, कुछ करने का जो राइट है, कुछ करने का जो अधिकार है, ऑर्डर देने का जो राइट है, ऑर्डर इशू करने का जो राइट है, दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। इसी को अथॉरिटी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज नोन एज, जो व्रूम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है उसको क्या कहा जाता है? उसको नीड हायरार्की थ्योरी कहा जाता है, इक्विटी थ्योरी कहा जाता है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहा जाता है, या थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, क्या कहा जाता है? ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। तो आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होगी। इवन जो थ्योरी की जो मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो जितनी भी थ्योरीज हैं मोटिवेशन की, जितनी भी थ्योरीज हैं विच इज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, तो उन थ्योरीज को जरूर एग्जाम में करके जाइएगा। ठीक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज मैं बता रही हूँ। जैसे एक थी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, फिर एक थी हर्ट्जबर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, फिर एक थी मैकलिंड की नीड थ्योरी, फिर एक थी एल्डरफर की ईआरजी थ्योरी, एक थी व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एक थी इक्विटी थ्योरी, एक थी मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी। अच्छा, एक और थी पॉटर लॉरेल की मॉडल ऑफ मोटिवेशन, एक वो भी था। तो ये कुछ 7-8 इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी मोटिवेशन की, जिसपे क्वेश्चन आता ही आता है, तो जरूर ये करके जाइएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो व्रूम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है उसका, उसको और क्या कहा जाता है? तो ये जो व्रूम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है ना, इसका पूरा नाम पता है क्या है? व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये जो व्रूम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, ये जो व्रूम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, इसका पूरा नाम है व्रूम थ्योरी, व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इसका पूरा नाम है। तो मेरे ख्याल से अब आप आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी मोटिवेशन की थ्योरी पर है। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड इज मिसिंग इन द हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी? इसमें से कौन सी जो नीड है वो मिसिंग है हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी? जो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी थी उसमें इनमें से कौन सी नीड, ये जो 4 नीड्स आपको दी गई हैं, इनमें से कौन सी नीड उसमें मिसिंग है? ऑप्शन में एक बार पढ़ दे रही हूँ। साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड,
एंड वेल्थ नीड। ये 4 नीड हैं, आपको बताना है हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में कौन सी नीड इसमें से मिसिंग है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, याद आ रहा है? मैस्लोज ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपने जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें आपने ये पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, पढ़ा था ना? पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें बताया गया था कि जितनी भी नीड्स हैं उनको 5 लेवल्स में, जितनी भी नीड है इनको 5 लेवल में ऐसे डिवाइड किया गया था। ठीक है, और आपको लेवल्स याद होंगे। सबसे ये जो पहला लेवल था ये कौन सा था? ये था फिजियोलॉजिकल नीड। ये कौन सा था? फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ, फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरा क्या था? सेफ्टी नीड। तीसरा क्या था? सोशल नीड। चौथा क्या था? सेल्फ स्टीम। पांचवा क्या था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 5 नीड्स थी, 5 लेवल्स, जितनी भी नीड्स थी इनको 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया था मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप खुद ही आंसर कर सकते हैं कि इन ये जो 5 लेवल्स में नीड्स को डिवाइड किया गया था, इसमें से कौन सी नीड है जो मिसिंग है। तो यहाँ पे सेफ्टी नीड की बात हुई है, सोशियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सॉरी सोशियोलॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल नीड की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे वेल्थ नीड की बात नहीं हुई है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में। तो मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद हर्ट्जबर्ग मॉडल। इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है हर्ट्जबर्ग मॉडल से एसोसिएटेड है? ठीक है, तो मैंने बताया था अभी जब मैंने लास्ट 12th क्वेश्चन में जब मैंने आपको डिफरेंट मोटिवेशन की थ्योरीज के नाम बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि हर्ट्जबर्ग ने भी एक मोटिवेशन थ्योरी दी थी जिसका पूरा नाम था हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। क्या नाम था? हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी उसका पूरा नाम था। तो मेरे ख्याल से आपको सॉल्यूशन वहां से भी मिल गया होगा, पर चलिए एक मिनट देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात हुई है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में। सेफ्टी की बात, सेल्फ स्टीम की बात, ये सब जो है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो हमने यहाँ अभी पढ़ा, इसमें इसकी बात हुई है। ठीक है, हर्ट्जबर्ग मॉडल में किस एलिमेंट की बात हुई है? हर्ट्जबर्ग मॉडल में हाइजीन जो एलिमेंट है उसकी बात हुई है। तो क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो हर्ट्जबर्ग मॉडल से रिलेटेड है? तो हाइजीन, ये जो एलिमेंट है ये हर्ट्जबर्ग मॉडल से रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए इवन हर्ट्जबर्ग मॉडल अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पूरा नाम क्या है? हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इसका पूरा नाम है। तो यहां से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इस थ्योरी में क्या होता है? हर्ट्जबर्ग ने कहा था कि देयर आर 10 मेंटेनेंस या हाइजीन फैक्टर हैं। ये जो हर्ट्जबर्ग ने जो मोटिवेशन थ्योरी दी थी इसमें इन्होंने कहा था कि 10 मेंटेनेंस एंड हाइजीन फैक्टर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? याद करिए कौन कौन से 10 फैक्टर थे। पहला था कंपनी की पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा क्या था? टेक्निकल सुपरविजन। तीसरा क्या था? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सुपीरियर। चौथा क्या था? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर। अगला क्या था? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट, जूनियर्स के साथ जो रिलेशनशिप है। अगला क्या था? सैलरी। अगला क्या था? जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्या था? पर्सनल लाइफ। नेक्स्ट क्या था? वर्किंग कंडीशन। अगला क्या था? स्टेटस। तो ये कुछ 10 हाइजीन फैक्टर्स थे जो हर्ट्जबर्ग ने अपनी थ्योरी में बताए थे। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब हाइजीन फैक्टर हैं या मेंटेनेंस फैक्टर हैं। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जो हर्ट्जबर्ग मॉडल से रिलेटेड है? हाइजीन फैक्टर। ठीक है, हाइजीन ये एलिमेंट जो है इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मैं जितने भी एमसीक्यू करा रही हूँ ना, मैं ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख के करा रही हूँ। तो चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट या बीबीए, बीकॉम, एमबीए या किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या जिसे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, अगर ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम के सिलेबस में है, देन दिस वीडियो सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, और एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करिएगा। मैंने आपके लिए 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस पाइपलाइन में हैं, तो जरूर इनकी हेल्प से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।
और अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। और एक बात और है कि मेरे यूट्यूब पर जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं, अगर आपको उनके नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पे पिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा जो है मेरिट नहीं है, ओरल कम्युनिकेशन का मेरिट नहीं है। तो बेसिकली आपको डिसएडवांटेज बताना है, ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑथेंटिसिटी, इफेक्टिव, इजी कम्युनिकेशन, इंस्टेंट फीडबैक, ठीक है। तो आपको बेसिकली बताना है डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज आपको बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, आप खुद ही आंसर कर लेंगे। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पढ़ा होगा आपने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो कम्युनिकेशन होता है उसको अगर हम डिवाइड करें तो बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं कम्युनिकेशन। कौन कौन से, एक हो सकता है ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, और एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन में ओरल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि जो दोनों पार्टीज हैं, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो दोनों पार्टीज हैं, सेंडर एंड रिसीवर, ये जो सेंडर और रिसीवर जो दो पार्टीज हैं कम्युनिकेशन की, ये अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं थ्रू ओरल वर्ड्स, ठीक है, बोल करके ओरल वर्ड्स के थ्रू, ठीक है, ये अपने जो भी आइडियाज हैं उन्हें एक्सचेंज करते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन है, या तो चाहिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जैसे टेलीफोन के थ्रू भी ओरल वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाए, तो उसको कहा जाएगा ओरल कम्युनिकेशन, ठीक। कम्युनिकेशन दो टाइप का, ओरल एंड रिटन। जब सेंडर और रिसीवर वर्ड्स के थ्रू, ओरल वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करें, ठीक है, तो वो क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन। अब ये जो ओरल कम्युनिकेशन है, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, मैं आपको दोनों ही बता दे रही हूँ। इस क्वेश्चन में डीमेरिट पूछा गया है, ठीक है, पर आपको दोनों पता होने चाहिए। देखिए, मेरा पता है क्वेश्चन कराने का पर्पस ये है कि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके बारे में आइडिया दे दूं, केवल इसका सॉल्यूशन बताना मेरा पर्पस नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको मेरिट और डीमेरिट सभी बता देती हूँ। चलिए, तो ओरल कम्युनिकेशन के मेरिट क्या है, फायदा क्या है ओरल कम्युनिकेशन का। तो मेरिट की बात करूं तो सबसे पहला फायदा इसका ये है कि इजी कम्युनिकेशन, कितना आसान है ना, कोई लिखने का झंझट नहीं, आप वर्बली आसानी से किसी से कम्युनिकेट करें। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि इजी कम्युनिकेशन होता है। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तीसरा इसका एडवांटेज क्या है, इंस्टेंट फीडबैक, यानी जो भी रिप्लाई है, जो भी फीडबैक है, वो हमें इंस्टेंट मिल जाता है। तो ये तीन इसके मेरिट्स हैं। बट अगर इसके डीमेरिट्स की बात करें, तो सबसे पहला इसका डीमेरिट है, देयर इज अ लैक ऑफ प्रूफ। ओरल कम्युनिकेशन में कोई रिटन में कोई चीज नहीं होती, तो देयर इज अ लैक ऑफ प्रूफ, प्रूफ नहीं होता यहाँ पे। दूसरा क्या है, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, यानी जो भी बात कही जा रही है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, तो देयर इज अ लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, ये दूसरा डीमेरिट है। तीसरा इसका डीमेरिट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। जो ओरल कम्युनिकेशन होता है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेन सब्जेक्ट मैटर है उससे थोड़ा सा हम भटक जाते हैं, ठीक है, एकदम स्टिक उसी मैटर पे नहीं रहते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है, टाइम लगता है, डीमेरिट है इसका ये, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप खुद आंसर कर सकते हैं कि बताइए इसमें से कौन सा मेरिट नहीं है। तो ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, तो ये तो इसका मेरिट है। इजी कम्युनिकेशन, ये भी इसका मेरिट है। इंस्टेंट फीडबैक, ये भी इसका मेरिट है। लेकिन लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, यानी ऑथेंटिसिटी नहीं होती ओरल कम्युनिकेशन की, ठीक है, उसकी कमी होती है, तो ये डीमेरिट है। तो मेरे ख्याल से अब आप बता सकते हैं कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिमुलेशन इज यूजफुल। जो सिमुलेशन होता है वो यूजफुल होता है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, टू फाइंड सोल्यूशन टू द वेटिंग लाइन प्रॉब्लम, टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, टू मेक डिसीजन अंडर कॉम्पिटिशन। इन चारों में से कौन सा आंसर है, सिमुलेशन किस सिचुएशन में हेल्पफुल होता है, कब यूजफुल होता है, ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। तो जरा मैं सबसे पहले आपको सिमुलेशन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, सिमुलेट करना मतलब कॉपी करना, सिमुलेट करना मतलब कॉपी करना, इमिटेट करना,
ठीक है, दिस इज सिमुलेशन। तो सिमुलेशन इज बेसिकली अ ट्रेनिंग मेथड। सिमुलेशन क्या है? एक ट्रेनिंग का मेथड है जिसे सिमुलेशन ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, और सिमुलेशन मेथड ऑफ ट्रेनिंग में बेसिकली क्या किया जाता है? देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन है उसका एक डुप्लीकेशन होता है, मतलब उसको इमिटेट किया जाता है, कॉपी किया जाता है, एकदम ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के जैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। बेसिकली इट इज द मॉकअप ऑफ रियल थिंग। जो रियल थिंग है उसका मॉकअप क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज सिमुलेशन। ये एक टाइप की ट्रेनिंग है, सिमुलेशन। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से अब आप आंसर बता सकते हैं कौन सा सही आंसर है। तो सिमुलेशन इज यूजफुल टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम। यानी जो एक्चुअल बिहेवियर है सिस्टम का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसको समझने में सिमुलेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सिमुलेशन इज एन इमिटेशन या कॉपी ऑफ द एक्चुअल, जो एक्चुअल एनवायरनमेंट है उसकी एक कॉपी होता है। ठीक है, जो लर्निंग में बहुत हेल्प करता है। तो दिस इज सिमुलेशन। सिमुलेशन इज अ ट्रेनिंग मेथड, ये एक ट्रेनिंग मेथड है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द सेम लेवल ऑफ पीपल इज नोन एज। अगर जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है अमंग द सेम लेवल ऑफ पीपल, सेम लेवल ऑफ पीपल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या कहा जाता है? ठीक, तो इस क्वेश्चन में कम्युनिकेशन फ्लो की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में कम्युनिकेशन फ्लो की बात हो रही है। कम्युनिकेशन तो बताया था मैंने, यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्लो की बात हो रही है। कम्युनिकेशन फ्लो मतलब पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का पैटर्न क्या है, डायरेक्शन क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसके बारे में इस क्वेश्चन में बात कही जा रही है, जिसे हम कम्युनिकेशन फ्लो कहते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन फ्लो होता है ना, ये 5 टाइप का होता है। चलिए मैं पूरा ही बता देती हूँ। ये जो कम्युनिकेशन फ्लो है ये 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा बताइए, याद करिए, कौन कौन सा पढ़ा था, कौन कौन सा होता है कम्युनिकेशन फ्लो का जो पैटर्न होता है वो कौन कौन सा होता है? एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल या जिसको लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अगला होता है डायगोनल कम्युनिकेशन, एक होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया? ये 5 टाइप के कम्युनिकेशन फ्लो हैं। ठीक है, मतलब कह लीजिए कम्युनिकेशन के जो डायरेक्शन है, जो भी डायरेक्शन ऑफ इंटरेक्शन है, इसको हम अगर हम क्लासिफाई करें तो 5 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब जब लीडर या मैनेजर शेयर करे इंफॉर्मेशन विद लोअर लेवल। ठीक है, जब मैनेजर या इंजीनियर जो है या जो लीडर है वो लोअर लेवल के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करे तो उसे कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, या इसको टॉप डाउन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। ठीक है, ये जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है इसमें क्या है? इंफॉर्मेशन लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाती है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आती है। ठीक है, और अगला क्या है? हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन में क्या होता है? देयर इज अ फ्लो ऑफ मैसेज बिटवीन इंडिविजुअल ऑन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडिविजुअल सेम लेवल पे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इनके बीच में जब कम्युनिकेशन होता है इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन। ठीक, अगला क्या है? डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल विद इन द बिजनेस। बिजनेस में डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल के बीच में जब कम्युनिकेशन हो, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल के बीच में जब कम्युनिकेशन हो तो इसको डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, और पांचवा क्या है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है? जब ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करे विद पीपल आउटसाइड द बिजनेस, यानी बिजनेस के बाहर के लोगों के साथ जब कम्युनिकेट किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो ये 5 कम्युनिकेशन फ्लो होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अमंग सेम लेवल ऑफ पीपल। जब सेम लेवल ऑफ पीपल के बीच में कम्युनिकेशन हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? लेटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS। इसमें से कौन सा MIS का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टू प्रोवाइड रिक्विसिट, अगला क्या है, टू प्रोवाइड रिक्विसिट इंफॉर्मेशन एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अगला है टू सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अगला है टू रिक्रूट पीपल फॉर द सिस्टम। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है MIS का। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा आपको MIS के बारे में बता देती हूँ। MIS का फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS के बारे में आपको बता देती हूँ, आप खुद ही इसका आंसर कर लेंगे। MIS क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसका यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। MIS जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसका यूज किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर कोऑर्डिनेशन, फॉर कंट्रोलिंग, फॉर एनालिसिस। इसका एनालिसिस के लिए भी यूज किया जाता है, और जितने भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, इसके विजुअलाइजेशन के लिए भी MIS को यूज किया जाता है। ठीक है, MIS इवन मार्केटिंग में भी यूज होता है। MIS में बेसिकली पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पीपल है, जो भी प्रोसेस है, जो भी टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में उन सब की स्टडी की जाती है MIS में। ठीक है, तो दिस इज MIS। तो मेरे ख्याल से अब आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो पहला क्या है? फैसिलिटेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो हाँ MIS डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो पहला तो है। दूसरा क्या है? इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो हाँ ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हर लेवल को, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है इसका। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है, तो हाँ MIS सपोर्ट करता है, तो तीसरा भी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन MIS रिक्रूट पीपल फॉर द सिस्टम, MIS ऐसा कोई रिक्रूटमेंट में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। ये आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए हैं तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।